हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का हमारे YouTube चैनल फटाफट पढ़ाई में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के नीट एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। इससे पहले 2 चैप्टर के हम लोगों ने PYQ कर लिए। ये अपना तीसरा चैप्टर है, आज 26 तारीख है और इसी तरीके से आप लोगों को नीट के PYQ हर चैप्टर के मैं प्रोवाइड करवा देने वाला हूँ। रोज़ सुबह 7 बजे अपना एक वीडियो PYQ पर अपलोड हो जाएगा। तो अभी तक आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है अपना, मानक ECG दे रखा है और 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से सही ऑप्शन हम लोगों को चुनना है। तो देखो P वेव, QRS कॉम्प्लेक्स दे रखा है और T वेव। तो याद रखना कि P वेव जो है वो आलिंद V ध्रुवण को प्रदर्शित करता है, जिसमें दोनों आलिंदों का संकुचन होता है। कॉम्प्लेक्स QRS जो है उसमें निलय का संकुचन होता है, यानी निलय V ध्रुवण को प्रदर्शित करता है। और T वेव जो है वो निलय के पुनः ध्रुवण यानी निलय का अनुशीतलन को प्रदर्शित करता है। P वेव में आलिंद संकुचन होता है, QRS कॉम्प्लेक्स निलय का V ध्रुवण निलय संकुचन और T वेव जो है निलय का अनुशीतलन निलय का पुनः ध्रुवण को प्रदर्शित करता है। और ये जो QRS कॉम्प्लेक्स है इसमें निलय का संकुचन होता है, तो इसको काउंट कर कर हम लोग एक पूरी पल्स रेट नाड़ी स्पंदन को प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन देखो अपना पीक P, केवल बायां आलिंद संकुचन नहीं भैया, बायां नहीं, दोनों आलिंदों का संकुचन होगा। आलिंद V ध्रुवण को P वेव जो है P पीक दर्शाती है। बी ऑप्शन है कॉम्प्लेक्स QRS, एक पूर्ण नाड़ी स्पंदन, बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो इस क्वेश्चन का अपना आंसर जो है वो बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगले भी देख लेते हैं। पीक T, पूर्ण हृदय संकुचन आरंभ, नहीं भैया, पीक T जो है वो निलय का रीपोलराइजेशन है, निलय पुनः ध्रुवण है जिसमें दोनों निलय अनुशीतलन अवस्था में जाते हैं। पीक P तथा पीक R एक साथ संकुचित तथा शीतलित रक्त दाब, नहीं ये भी गलत हो गया अपना। तो इसका जो ऑप्शन है बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, स्तंभ 1 और स्तंभ 2 को मिलाना है, वही ECG का क्वेश्चन है। P तरंग आलिंद V ध्रुवण को प्रदर्शित करती है, तो ए में फोर्थ ऑप्शन, ए में फोर्थ होगा। बी QRS कॉम्प्लेक्स निलय V ध्रुवण, बी में 1 होगा। टी तरंग निलय का रीपोलराइजेशन निलय पुनः ध्रुवण, सी में 2 होगा। और ऐसा ऑप्शन अपना बी में भी है, सी में भी है, यानी चौथा और देखना पड़ेगा। टी तरंग के आकार में कमी, तो टी तरंग के आकार में कमी जो है वो कोरोनरी इस्चेमिया को इंगित करता है, तो डी में जो है वो अपना थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। और इसका अपना आंसर जो है वो बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट देखो, यदि एक व्यक्ति का हृदय निकास कार्डियक आउटपुट 5 लीटर है, अनुशीतलन के अंत में निलय में रुधिर का आयतन 100 ml है, निलय प्रकुंचन के अंत में 50 ml है, तो हृदय दर क्या होगी? देखो, जो निलय अनुशीतलन के बाद 100 ml ब्लड जो है वो निलय में है, सिस्टोल के बाद 50 ml निलय में बचता है, यानी 50 ml जो है वो महाधमनी में पंप कर दिया जाता है। और जो महाधमनी में पंप किया गया है निलय द्वारा वो स्ट्रोक वॉल्यूम है, तो स्ट्रोक वॉल्यूम यानी 50 ml निलय में रह गया, 50 ml महाधमनी में चला गया, तो अपना स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो 50 ml अपने पास आ गया। कार्डियक आउटपुट 5 लीटर है, जिसको हम लोग ml में बदलेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5000 हो जाएगा। हार्ट बीट निकालनी है। कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला होता है कार्डियक आउटपुट बराबर स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट बीट। कार्डियक आउटपुट 5000 ml बराबर स्ट्रोक वॉल्यूम 50 ml, हार्ट बीट निकालनी है। तो जब 5000 में हम लोग 50 का भाग देंगे तो हमारे पास 100 हार्ट बीट आ जाएगी। तो इसका आंसर जो अपना डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 100 स्पंदन प्रति मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, देखो इस क्वेश्चन में हम लोगों को 2 स्तंभ दे रखे हैं, स्तंभ 1 और स्तंभ 2। पहले में हार्ट वॉल्व हृदय के कपाट दे रखे हैं और दूसरे में उनकी पोजीशन से हम लोगों को मिलाना है।
पहला ऑप्शन देखो त्रिवलनी कपाट ट्राइकस्पिड, आप सब लोगों को मालूम होगा दाएं आलिंद और दाहिने निलय के बीच ट्राइकस्पिड त्रिवलनी कपाट पाया जाता है। अगर नहीं मालूम है तो अब याद रखना, ट्राइकस्पिड त्रिवलनी कपाट दाएं आलिंद और दाहिने निलय के मध्य पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी द्विवलनी या बाइकस्पिड, या इसे हम लोग मिट्रल वाल्व भी कहते हैं। ये जो है वो बाएं आलिंद और बाएं निलय के मध्य पाया जाता है, तो बी में पहला हो जाएगा। और ये पॉइंट भी याद रखना कि बाइकस्पिड या द्विवलनी कपाट को हम लोग मिट्रल वाल्व भी कहते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। सी ऑप्शन है अर्धचंद्राकार कपाट या फिर सेमी लूनर वाल्व। ये जो है आप सब लोगों को पता होगा दाहिने निलय एवं फुफ्फुसीय धमनी के मध्य और बाएं निलय और महाधमनी के मध्य पाए जाते हैं। तो सेमी लूनर वाल्व दाहिने निलय और फुफ्फुसीय धमनी या फिर बाएं निलय और महाधमनी के मध्य पाए जाते हैं। याद है तो अच्छी बात है, वरना याद कर लेना। तो इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है स्तंभ 1 में दी गई मदों का स्तंभ 2 के मदों से मिलान करना है और सही विकल्प चुनना है। स्तंभ 1 का ऑप्शन नंबर ए है फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन आप सब लोगों को पता होगा रक्त का थक्का जमाता है, तो ए में सेकंड होगा। और ऐसा सिर्फ एक ही ऑप्शन में है डी, तो डी अपना करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बी और सी की भी बात कर लेते हैं। बी है ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन जो है वो प्रतिरक्षा क्रियाविधि का कार्य करती है, एंटीबॉडी बनाने का कार्य करती है, तो बी में थर्ड होगा। और एल्ब्यूमिन जो है वो प्रासरणीय संतुलन का कार्य करती है। तीनों को अच्छे से याद रखना, फाइब्रिनोजन रक्त का थक्का, ग्लोबुलिन प्रतिरक्षा क्रियाविधि और एल्ब्यूमिन प्रासरण नियमन प्रासरण संतुलन का कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है वयस्क मानव की आरबीसी अकेंद्र की होती है, यानी कि आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। निम्न में से कौन सा इस कथन इस लक्षण की सबसे उचित व्याख्या करता है? तो देखो आरबीसी में जो है केंद्रक नहीं पाया जाता है, उसके स्थान पर हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो कि ऑक्सीजन का संवहन करता है। तो ऐसा ऑप्शन इसमें देख लो। पहला है प्रजनन करने की आवश्यकता नहीं है, गलत है। कायिक कोशिकाएं, नहीं, ये भी नहीं होगा। ये उपापचय नहीं करती, गलत बात है। कोशिकाएं तो उपापचय तो होगा इसमें। इनका समस्त आंतरिक स्थान ऑक्सीजन संवहन के लिए उपलब्ध है, बिल्कुल सच बात है। इनमें जो है केंद्रक की जगह पर हीमोग्लोबिन पाया जाता है केंद्रक की बजाय, और वो जो है ऑक्सीजन संवहन करता है। तो फोर्थ अपना करेक्ट हो जाएगा, समस्त आंतरिक स्थान ऑक्सीजन संवहन के लिए उपलब्ध है। तो ऐसा कौन सा है? केवल फोर्थ ए ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यकृत निवाहिका शिरा द्वारा यकृत में रुधिर कहाँ से आता है? तो देखो यकृत में दो स्रोत से ब्लड आता है। एक यकृतीय धमनी से, जिससे कि ऑक्सीजनित रक्त आता है जो कि महाधमनी से होता हुआ आता है, और दूसरा यकृत निवाहिका शिरा हिपेटिक पोर्टल वेन से। हिपेटिक पोर्टल वेन जो है यकृत निवाहिका शिरा वो आमाशय और आंत्र से डीऑक्सीजनेटेड अनऑक्सीकृत रक्त को लीवर में लेकर आती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर अपना बी और डी दोनों हो जाएगा। यकृत निवाहिका शिरा यकृत में आमाशय और आंत्र दोनों से रक्त लेकर आती है। क्वेश्चन है प्रानुकंपी तंत्र के संकेत हृदय के कार्य संचालन को कैसे प्रभावित करते हैं? तो आप सब लोगों को पता होगा कि प्रानुकंपी तंत्रिका जो है वो हृदय स्पंदन की गति को कम करती है। हृदय स्पंदन की गति कम होगी तो कार्डियक आउटपुट हृदय निकास भी कम हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन देखो, हृदय स्पंदन गति और हृदय निकास को कम कर तो पहला ही ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें अनुकंपी तंत्रिका संकेत, तो अनुकंपी तंत्रिका जो है वो हृदय को प्रेरित करती है, जिससे कि हृदय स्पंदन बढ़ती है, और हृदय स्पंदन बढ़ेगा तो कार्डियक आउटपुट हृदय निकास भी बढ़ता है। लेकिन इस क्वेश्चन में हम लोगों को प्रानुकंपी तंत्रिका संकेत के बारे में पूछा था, तो अपना पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ये ऑप्शन करेक्ट है। अगला है उन रुधिर कोशिकाओं का नाम बताइए जिनकी संख्या में कमी होने पर रुधिर का थक्का प्रक्रिया गड़बड़ हो सकती है
और शरीर से काफ़ी रुधिर बह सकता है। तो रुधिर का थक्का कौन जमाता है? प्लेटलेट्स, बिंबाणु, जिन्हें हम लोग थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला है सीरम रुधिर से भिन्न होता है क्योंकि। तो सीरम होता क्या है? प्लाज्मा में से जब हम लोग रक्त स्कंदन कारक को बाहर निकाल देते हैं तो बचा हुआ पार्ट सीरम कहलाता है। तो सीरम रुधिर से भिन्न है क्योंकि इसमें स्कंदन कारक नहीं होते हैं। ए ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। तो देखो यार, नीट में इतने इजी क्वेश्चन आते हैं जो आप लोग बड़े आसानी से कर सकते हो। नेक्स्ट है फुफ्फुसीय धमनी के भीतर रुधिर दाब होता है, ब्लड प्रेशर होता है। तो देखो फुफ्फुसीय धमनी में जो रक्त है वो कहाँ से आता है? दाहिने निलय के संकुचन से। तो ये जाहिर सी बात है कि फुफ्फुसीय धमनी में जो ब्लड प्रेशर होगा वो फुफ्फुसीय शिरा से अधिक होगा। पहला ऑप्शन देखो, फुफ्फुसीय शिरा के भीतर जितना होता है उससे अधिक होता है फुफ्फुसीय धमनी का रुधिर दाब। तो पहला ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रत्येक हृदय चक्र के दौरान उत्पन्न होने वाली धमनी तरंगों को सुनने के लिए चिकित्सक स्टेथोस्कोप का उपयोग करते हैं। दूसरी धमनी उस समय सुनाई देती है जब सेमीलुनर वाल्व या अर्धचंद्राकार कपाट बंद होते हैं, तब दूसरी हृदय धमनी डब सुनाई देती है। इसके अलावा मैं बात करूँ प्रथम हृदय धमनी कब सुनाई देती है? तो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व बंद होने के कारण सुनाई देती है। प्रथम हृदय धमनी लब जो है उसकी तीव्रता कम होती है, लंबे समय तक सुनाई देती है और तीव्रता कम होती है। इसके कंपैरिजन में दूसरी हृदय धमनी डब जो है उसकी तीव्रता अधिक होती है और कम समय के लिए सुनाई देती है। तो लब और डब आप लोगों को पूरा क्लियर हो गया होगा। लब ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड बंद होने के कारण अधिक समय के लिए सुनाई देती है, तीव्रता कम होती है। डब सेमीलुनर या अर्धचंद्राकार कपाट बंद होने के कारण कम समय के लिए और तीव्रता अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित जंतुओं में से किस एक में दो अलग अलग परिसंचरण पथ पाए जाते हैं? अलग अलग परिसंचरण पथ यानी कि मैं कह सकता हूँ दोहरे परिसंचरण की बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि दोहरे परिसंचरण में एक फुफ्फुसीय परिसंचरण पाया जाता है और एक दैहिक परिसंचरण पाया जाता है। मतलब दोहरे परिसंचरण की बात है। तो अब इन ऑप्शन में हम लोगों को देखना है कि दोहरा परिसंचरण किस में पाया जाता है। तो हम लोगों को पता है कि दोहरा परिसंचरण जो है वो पक्षी और स्तनधारियों में पाया जाता है। तो पक्षी तो किसी ऑप्शन में है नहीं, तो इन ऑप्शन में से स्तनधारी देख लो कौन सा है, वही अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो बी ऑप्शन देखो व्हेल। व्हेल एक स्तनधारी है जिसमें दोहरा परिसंचरण पाया जाता है, यानी अलग अलग परिसंचरण पाया जाता है। तो बी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा व्हेल। अगला क्वेश्चन है AB रक्त समूह वाला व्यक्ति क्यों सर्वग्राही माना जाता है? तो देखो AB ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है, यानी कि RBC की सतह पर A और B दोनों एंटीजन पाए जाएगी और RBC की सतह पर A और B दोनों एंटीजन है। इसका मतलब प्लाज्मा में ना ही तो A एंटीबॉडी पाई जाएगी और ना ही B एंटीबॉडी, और दोनों ही एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, इसीलिए सर्वग्राही माना जाता है AB ब्लड ग्रुप। तो ऐसा ऑप्शन देख लो। पहला ऑप्शन है RBC लाल रुधिर कणिका पर A और B दोनों एंटीजन होते हैं तथा प्लाज्मा में एंटीबॉडी प्रतिरक्षी अनुपस्थित होती है। तो अपना पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन अपना करेक्ट है। और आज का अपना लास्ट क्वेश्चन है चित्र में मानव के रुधिर परिसंचरण का एक योजनाबद्ध आरेख दिया गया है। ए से डी का नामांकन किया गया है। नामांकन के साथ उनके सही कार्य के विकल्प को चुनिए। तो देखो ए जो हम लोगों को दिखाई दे रहा है वो है फुफ्फुसीय शिरा जिसमें ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है। बी महाधमनी, इसमें भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। सी महाशिरा जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है। और डी जो है वो फुफ्फुसीय धमनी जिसमें वी ऑक्सीजन निकट रक्त डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है। अब बात करें हम लोग इनके प्रेशर की, तो ए में जो ऑक्सीजन का आंशिक दाब है वो 95 mm ऑफ Hg पाया जाता है।
बी में भी ऑक्सीजन का आंशिक दाब 95 mm ऑफ Hg पाया जाता है और दोनों में कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब 40 mm ऑफ Hg पाया जाता है। इसके अलावा सी और डी जिनमें V ऑक्सीजन निकट रक्त पाया जाता है, दोनों में ऑक्सीजन का आंशिक दाब जो है वो 40 mm ऑफ Hg पाया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब जो है वो सी और डी में 45 mm ऑफ Hg पाया जाता है। तो अब ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर ए, फम्फूसीय शिरा V ऑक्सीजनित रुधिर को नहीं, फम्फूसीय शिरा में ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीकृत रक्त पाया जाता है, तो पहला अपना गलत हो जाएगा, बी है। फम्फूसीय धमनी रुधिर को हृदय से फेफड़ों तक ले जाती है, बिल्कुल सही बात है। ऑक्सीजन का आंशिक दाब 90 mm ऑफ Hg गलत है, तो बी भी गलत हो गया। कितना होता है? 40 mm ऑफ Hg होता है फम्फूसीय धमनी में। डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है। सी है महाशिरा, रुधिर को शरीर के भागों से दाएं आलिंद तक ले जाती है, बिल्कुल सही बात है। और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब 45 mm ऑफ Hg होता है, तो सी अपना बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, सी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। इसी के साथ आज का अपना ये वीडियो भी कंप्लीट हुआ। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।